नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमांशु मैथमेटिक में। तो आज हम जो भी हम आपका ये टेस्ट करवाए थे, बेसिक मैथ टेस्ट, ये जो मैंने संडे को 10 तारीख को लिया था, उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए हम देखते हैं। ये हमारा पीओआईपी सीरीज है और ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा 2025 के जो पेपर था 430-4-1, ये पेपर का कोड लिखा हुआ है ये है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन फटाक से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ एच सी एफ ऑफ एक्स कॉमा 20 बराबर क्या है, 2 दे रखा है और एलसीएम इसी संख्या का। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक बता दूं। ये जो ऐसे ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पे जैसे ये वेरिएबल में दे दिया एक्स और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो ये एच सी एफ ऑफ एक्स और 20, मतलब ये यही दोनों नंबर्स एक्स और 20 का एच सी एफ दे रखा है, जो क्या है, 2 है। मतलब एच सी एफ 2 है और ये दो किसका एच सी एफ है, एक्स और 20 का। और ये जो एलसीएम है, ये फिर ऑब्वियसली वो दोनों संख्या क्या होंगे, सेम ही होंगे। एक्स और 20 का एलसीएम 60 दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और कह रहे हैं क्या, एक्स का वैल्यू निकालो, मतलब कि एक संख्या निकालो। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू में एच सी एफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम बराबर में प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मतलब एलसीएम एच सी एफ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहते हैं, नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये। और ये ओनली वैलिड है 2 नंबर के सिनेरियो में। 3 नंबर के लिए अलग होता है फॉर्मूला, वो भी मैं बता दूंगा बाद में। तो देखते हैं हमारा एलसीएम क्या दे रखा है, तो एलसीएम दे रखा है 60। हमने ये 360 नहीं है, मैंने काट करके यहाँ पे लिखा था क्योंकि जब डिवाइड लगाया तो यहाँ पे हमारा एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 2, तो यहाँ पे 60 गुना में 2 आ गया हमारा। ठीक है, 60 गुने 2। तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे 20 से इधर काटे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो 3 2 6, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया, हम इसको मान लेते एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना। जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे और इन दोनों को मिलाने वाला, इसको यहाँ से इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, वो क्या होता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमने लेट कर लिया पहले। मतलब कि हालांकि ये एमसीक्यू है, अब डायरेक्ट आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करके दिखाना नहीं होता है, बट मैं समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन लिख दिया हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट ए हमने लेट किया, बी है, और तो हम ए भी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। आपको समझने के लिए इतना है, नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे एग्जाम में और ऑप्शन टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। हाँ, बट बशर्ते ये ध्यान रखना कि आप सही से सॉल्यूशन वगैरह कर रहे हो। चलो देखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, किसी भी अगर पॉइंट एक ए है और एक बी है, तो उस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, और जो डिस्टेंस होता है हमारा वो हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉरी, रूट अंडर मैंने बोलना भूल गया था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 x1 क्या है सर, तो मान लो आप ये सेकंड पॉइंट है, आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, तो सेकंड वाले पॉइंट में से जो x का वैल्यू होगा वो x2 होगा, और जो y का वैल्यू होगा सेकंड वाले पॉइंट में से वो y2 होगा। और फर्स्ट पॉइंट आपने इसको कंसीडर किया है, तो इसी का जो x का मान होगा x1 हो जाएगा, और इसी का y का मान जो होगा वो y1 हो जाएगा। सबको वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया है, जैसे कि x2 मैंने इसमें से ले लिया, 2 माइनस होता है, फिर x1 क्या है यहाँ पे, -6 है, तो ये माइनस तो फॉर्मूला का था, ये -6 जो है वैल्यू आ गया, और इसका कर दिया मैंने। और चूंकि 2 साइन आया यहाँ पे, तो 2 साइन आने के कारण मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट यूज कर दिया, क्योंकि कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं लिखा जा सकता। जैसे प्लस प्लस माइनस हो, प्लस प्लस तो ऑब्वियसली प्लस हो जाता है, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस दो अपोजिट साइन हम नहीं लिखते हैं। या फिर माइनस माइनस भी हमको लिखना पड़ता है ब्रैकेट लगा करके, साथ में नहीं लिख सकते, -2 ऐसे कैसे लिख सकते हो इसको, है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, प्लस में y2 माइनस y1 क्या है हमारा, 7 है, माइनस y1 क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9 डाला और इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो ये प्लस और माइनस ब्रैकेट सॉल्व होकर के प्लस का 6 हो गया, और तो 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 आ गया। और ये क्या है, माइनस का 9 में से प्लस का 7 घट जाएगा, तो देखो ये माइनस का है प्लस का है तो ऑब्वियसली घटेगा।
तो 9 में से 7 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जो पावर होता है अगर इवन नंबर सम संख्या होता है तो वो प्लस बन जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब ये 64 और 4 क्या हो गया, 68 हो गया, और इन दोनों को आप सॉल्व किए तो ये क्या हो गया, 2 रूट। और इसको कई बार बच्चे अब देखो ये ऑप्शन वाला सवाल था हमारा, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, कभी भी पूरा रूट से जो बाहर निकल रहा है उसको, बाहर जो निकल रहा है उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है, मतलब कि सॉल्व कर दिया जा रहा है रूट के अंदर से। तो ये क्या हुआ कि 2 रूट हमारा ये आ गया 70। कैसे, तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 17 चौका 68 होता है, 4 को 2 इंटू में 2 में करा तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो 2 बाहर निकल गया, 17 अंदर रह गया। आपका ये ऑप्शन नंबर ए। क्या, 1 मिनट रुकना। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, आते हैं जल्दी से। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, इफ द एन टर्म ऑफ ए पी, nth टर्म ऑफ ए पी इज 5n-6, तो हमारा क्या दे रखा है, ए एन, एन टर्म को क्या कहते हैं, ए एन, जो दे रखा है 5n-6। मान लो ये ए एन की वैल्यू गिवन है, कह रहे इट्स कॉमन डिफरेंस इज, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सी डी, मतलब कॉमन डिफरेंस का मतलब डी का वैल्यू होता है। जो किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म जो होता है उसमें से अगले वाले टर्म में से जब पिछले वाले टर्म को घटा देते हैं तो हमारा डी आ जाता है। जैसे क्या, ए अगर 3 है तो उसमें से उसके पीछे वाला टर्म घटा दोगे A2 तो डी का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा A2 है, अगर A2 है तो A2 में से A1 घटा दोगे उसके पीछे वाला टर्म तो भी डी आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो हमको क्या निकालना है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं A1 निकाल लेते हैं और A2 निकाल लेते हैं, फिर उसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा AN दिया हुआ था 5n-6, A1 हमने निकाला तो A1 क्या है, जब AN है तो n के जगह पे हमने 1 लिया, तो यहाँ पे भी n के जगह क्या आ जाएगा 1, तो 5 एकम 5 आ गया, और ये माइनस का 6 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे -1 आ गया। अच्छा, जब A2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 2 -6 बराबर क्या आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 घटाया आपका 4 आ गया, तो A2 4, A1 -1। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है कि जब कंसेक्यूटिव टर्म जो होता है तो अगले वाले में से पिछले वाले को घटा दो, यानी कि हमने A2 हमको मिल गया है, A1 मिल गया है, तो A2 माइनस A1 कर दिए, तो A2 था 4 में से घटाएंगे A1 की वैल्यू है -1, तो घटाए -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ये 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, 4 1 5, तो ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ पे कहाँ गया वैल्यू, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी, मैंने यहीं तक सॉल्व किया था, बाकी तो अब सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए कोई नहीं, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख लेते हैं, 7 में क्या है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके या फिर थीटा का वैल्यू फाइंड करके। तो हमारा गिवन क्या है, 2 sin θ = 1, देन हमको निकालना है cot थीटा इंटू में cosec थीटा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम निकाल लेते हैं। तो गिवन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि √2 sin θ = 1, तो हमने इस √2 को इधर मल्टीप्लाई था, हमको उधर ले गए, तो ये sin थीटा बराबर हमें मिल गया क्या, 1/√2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम चूंकि हम जानते हैं कि sin थीटा जो ये 1/√2 होता है वो क्या होता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो थीटा क्या हो जाएगा, बाई कंपेयरिंग 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमको पता चल गया यहाँ से थीटा क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, थीटा क्या है, 45 डिग्री है। तो अब कॉट थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में वैल्यू पुट्स कर सकते हैं। और कॉट 45 क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी ये तो 1 होता है, जी हाँ। और कॉसेक थीटा, थीटा यानी कि 45, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा के जगह पे 45 डिग्री और 45 डिग्री पुट कर दिया, सिंपल। तो क्योंकि हमने थीटा निकाल लिया ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा आपका। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक सर जी साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है सर जी, तो साइन जो 1/√2 होता है 45 पे, तो ये क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा √2। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक तरीका और था इसको करने का, वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है, वो भी बता देता हूँ।
जैसे कि हम यहाँ पे इसको ना इरेज कर देते हैं, थीटा को सही से लिख देते हैं आपका, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। 45 डिग्री यहाँ आ गया और 45 डिग्री, इसके कारण ये 1 और ये cos 45 डिग्री का ये वैल्यू √2। आई थिंक पहले मैं आंसर देख लूँ एक बार, आंसर क्या सही है क्या, अदरवाइज दिक्कत ना होता है। हाँ आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है सर, तो दूसरा तरीका है आपका कि जैसे यहाँ पे आया ना ये चीज़ जो आया, मैं आप दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से देख ध्यान देना। सेकेंड मैथड, ये जो सेकेंड मैथड है, सेकेंड मेथड क्या है कि आप इसको जैसे हमारा यहाँ पे साइन बराबर में आ गया 1/√2 पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, है ना। तो साइन बराबर जैसे ही है ना √2, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं साइन क्या होता है, तो साइन जो होता है ये साइन होता है P बटे में H, यानी कि P बराबर 1 है, H बराबर ये है। तो हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, B का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से B² बराबर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² बराबर में P² प्लस का B², है ना, यही होता है, जहाँ से B बेस P परपेंडिकुलर H हाइपोटेनस। तो अब हमको क्या निकालना है सर, इसमें B निकालना है, तो B मतलब कि H² में से उधर घटेगा, H² में से हमारा घट जाएगा क्या, P², तभी तो निकलेगा। और अब B का मतलब इस पर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से घटाना, हट जा भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, मान लो बी, और स्क्वायर की जगह पर अगर मैं इधर भेज दूंगा तो रूट चढ़ जाएगा, चलो कोई नहीं। अच्छा H² और तो ये A² माइनस B² है, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको इस तरीके से कर लेंगे, तो देखते हैं। तो H क्या है हमारा √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 2² माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर रूट के अंदर से एक ही है, तो बी भी एक आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा प्लस इनटू में कॉसेक, कॉसेक थीटा। अच्छा, तो कॉट क्या होता है, तो कहोगे सर कॉट, कॉट जो होता है वो P/B होता है, P/B इनटू में कॉसेक क्या होता है, तो कहोगे सर P बट्टे में H बट्टे में P होता है ना, ये सॉरी ये B/P होता है ना, एक मिनट क्या मिस्टेक हो रहा है, ये होता है हमारा P बट्टे में P और ये होता है हमारा H बट्टे में P। चलो ठीक है, अब हम करते हैं। तो भैया वैल्यू आपको आ रखा है यहाँ पे, ये क्या है, P की वैल्यू है, P 1 है और H क्या है, तो H हमारा आ गया रूट, तो ये 1/1 इनटू में √2/1, तो ये क्या आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, क्यों कि हमने इन सबको फाइंड किया। अच्छा आप डायरेक्ट कर सकते थे वहाँ पे तुरंत, है ना, इसको इससे भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमको सीधे करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो हमको निकल ही रखा है, जल्दी से फाइंड करेंगे और डाल देंगे, क्योंकि हमको सॉल्व करके दिखाना तो है नहीं वहाँ पे, ठीक है। बाकी थीटा से ये जल्दी हो जाता है, अगर थीटा का, लेकिन थीटा कब काम करना है, जब वो एक्चुअली मतलब कहते हैं ना, आपने जो स्टैंडर्ड टेबल जो याद किया हो, जैसे कि √3/2, अगर ये आ जाए साइन थीटा की वैल्यू, तो आप यहाँ से थीटा इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको वैल्यू याद है कि साइन जो होता है वो √3/2 कब होता है, तो कहोगे सर जी थीटा जब 60 डिग्री होता है ना, तो इस तरीके से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज लेकिन आ जाए मान लो कि 4/5 आ जाए साइन, तो इस सिनेरियो में आप 4/5 आप जानते हो कि कितना थीटा पे वैल्यू आता है, तो नहीं जानते हो ना, तो इसलिए अब फिर इसको थीटा वाले में जो मेथड मैंने बताया यहाँ पे वो नहीं लग पाएगा, फिर आपको पाइथागोरस वाला जो ये वाला सिचुएशन है ना, ये चीज लगेगी। देखो मेरा काम है यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा हूँ जो आपने किया था, लेकिन उसके साथ साथ जो क्वेश्चन और बन सकता है या फिर आप इवन कर सकते हो, तो वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। चलिए हमारा 7 भी हो गया है कंप्लीट, 7 भी हो गया, इसका आंसर क्या था, सी। चलिए 14 पे चलते हैं हम, एक बार मैं इन सब का सॉल्यूशन एक बार मैं इरेज कर लूँ ताकि मैं यहीं पे कर पाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना।
ठीक है। बहुत दूर भेज दिया उसको, आ जाओ आप। अब हम करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ओके। ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द वैल्यू या फिर द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच लाइन, मतलब एक लाइन है और इसका हमको वैल्यू एम बताना है। विच लाइन मतलब ये दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है। आर पैरेलल मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच लाइंस, मतलब ये दोनों लाइंस है, लाइन बोले या फिर लाइन का इक्वेशन बोले, है ना। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म होता है लाइन का। तो कोई भी लाइन को दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल के द्वारा हम, सॉरी, लीनियर पेयर के द्वारा, एक लीनियर पेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता होगा। ऐसे ही 2x-3y इज इक्वल टू 6, ये भी किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक है। तो जब हम पढ़े थे थर्ड चैप्टर में कि जब दो लाइन लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहा है, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन दिया रहे, तो समझ जाना ये एक लाइन की बात कर रहा है और ये दूसरी लाइन की बात कर रहा है। अब ये दोनों लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, ये फिक्स कर दिया कि ये पैरेलल है। पहले तो बहुत क्वेश्चन कैसे आते हैं कि दो लाइन का इक्वेशन दे दिया जाता है, पूछता है कि बताओ ये क्या कैसा लाइन होगा, मतलब पैरेलल होगा। तीन तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना हम किसी दो लाइन को, या तो उसको इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, या फिर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पे तो पैरेलल हो गया, है ना, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए दोनों के दोनों, तो हम क्या कहेंगे वो है कोइंसिडेंट हो गया, जो भी हो। तो इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भैया हमारा जो लाइन है ना वो पैरेलल है, तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता था। क्या होता था? तो आप कहोगे सर फॉर्मूला तो था क्या कि 14 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम। फॉर्मूला था कि जब लाइन पैरेलल हो, जब लाइन पैरेलल हो तो पैरेलल होता है कब? देन इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्योंकि पैरेलल होगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा इन दोनों लाइन में। सॉल्यूशन नहीं आएगा मतलब ये दोनों का ग्राफ कैसा होगा या फिर ये कैसे होंगे? ये इनकंसिस्टेंट होंगे। ये सॉल्यूशन कैसे होंगे इनके? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या कि पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अच्छा ये a1 क्या है? तो भैया ये पहले समीकरण मान लो, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, और इस समीकरण के x का मान a1 हो जाएगा, इस समीकरण में इक्वेशन में x2 का मान, सॉरी x का मान a2 हो जाएगा। y का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है आगे में, वो उसका b का वैल्यू हो जाएगा, और जो इस इक्वल के इस साइड हो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो हमारा c की वैल्यू हो जाता है, और इक्वेशन 2 से c2 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से c1 की वैल्यू हो जाएगी। चलिए पुट करते हैं अब इसमें। तो हमारा पैरेलल बोला है मतलब यही सिनेरियो फॉलो होगा। तो a1 की वैल्यू क्या है? तो वी कैन राइट हियर a क्या है हमारा? a का हो गया सर जी यहाँ पे 14 है, साइन के साथ लेना है, x का गुना 14 बटे में a2। तो a2 क्या हो जाएगा इस वाले समीकरण में? देख लो तो -3 है सर, कह रहे हो बराबर b1/b2। तो b1 कहाँ है? तो b1 y का इस पहले वाले इक्वेशन में देखो y के आगे क्या लिखा हुआ है? m लिखा हुआ है। तो y को छोड़ करके हम क्या करते हैं इसमें, y जो है और x जो है वेरिएबल को छोड़ करके जो उसका कोफिशिएंट होता है, जो जिससे उसमें गुना हो रखा है उसको पकड़ते हैं। अच्छा इस वाले सेकंड में क्या हो जाएगा? v2 का वैल्यू, तो v2 जो y के आगे मल्टीप्लाई हो रखा है जो कि 2 है। अब ये दोनों बराबर है, हम इतने से भी m का वैल्यू निकाल सकते हैं, हालांकि आगे भी आप कर सकते हो। इज नॉट इक्वल टू c1 क्या है? तो हमारा 20 है, और c2 क्या है यहाँ पे? तो 60 है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन सिखाऊंगा। पहले वो क्या पूछा है? इक्वल पूछा है कि m का वैल्यू पूछा है ना, कह रहे द वैल्यू ऑफ
कह रहा है m फॉर द वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन, मतलब m किसके बराबर होगा ये पूछा है। अच्छा ये भी पूछ सकता था कि बताइए m किसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये भी पूछ सकता है कि m किसके बराबर नहीं होना चाहिए, m ऐसा कौन सा वैल्यू लें कि m नहीं होगा, क्योंकि अगर m उसके बराबर हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल से कुछ और हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको m किसका बराबर ना अब हो, तो हम ये वाला लाइन को फॉलो करके निकालते। तो यहाँ से अगर मैं बताऊं कि m किसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप इन दोनों को कंपेयर करा लेना, क्योंकि कोई तो इक्वेशन है तो दो ही को कंपेयर कराओगे। अच्छा m किसके बराबर हो, तो आप कंपेयर करा लोगे इन दोनों, इन दोनों यहाँ से यहाँ का कंपेयर कराओगे तो आपको इक्वल का साइन है ना, तो यहाँ से इस वाले दो समीकरण से m का मतलब पूरा एक ही है, तो यहाँ से बता रहा है कि m का वैल्यू ये होना चाहिए, और इधर वाले से अगर निकालोगे तो यहाँ से, तो आपका पता आएगा क्या, इधर से अगर यहाँ से निकालोगे तो आपको बताएगा m किसके बराबर नहीं होना चाहिए, उसका मान आएगा। अच्छा लेकिन अगर m किसके बराबर है अगर ये पूछा है तो ये वाला से फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि m किसके बराबर है होना चाहिए जब ये चीज़। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे ये क्वेश्चन सब ऐसे पूछ सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं क्या ये इसमें क्या ही बन सकता है। भाई ईच एंड एवरीथिंग समझ करके जाओ ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन कर सको। तो हम कहाँ से कहाँ कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हमको इक्वल वाला पूछा है तो हम इक्वल वाले यहाँ से ले लेंगे। अच्छा और किसी में दोनों बराबर होते हैं, तो भैया जिसमें दोनों बराबर होते हैं वो आप या तो आप क्या कर लो यहाँ से कंपेयर करा लो, उसमें एक ही चीज पूछेगा बराबर ही पूछेगा, या फिर यहाँ से बराबर कर लो, है ना। चलिए तो हमें यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये दो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा 28, माइनस का ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में डी आ जाएगा अब बराबर m, यही वैल्यू है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये 14 और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर जाएगा तो इंटू 2 और माइनस का 3 बराबर में m आया, तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे m बराबर लिख दूंगा भैया 14 दूनी 28 बटे में 3, और ये माइनस को यहाँ लगा दो सामने, ये आ गया m की वैल्यू। अब देख लेते हैं भैया ये क्या है, -28/3, चलिए m की वैल्यू आ गई। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 10 नंबर क्वेश्चन की 20th टर्म ऑफ एपी, इस तरीके से हमारा एपी दे रखा है इज, और इसका कह रहा है 20th टर्म। तो भैया 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम सॉल्यूशन। 10 नंबर में क्या कह रहा है, हमको कह रहा है A20 निकालने का। 20th टर्म का मतलब है A20, जिसको हम शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 19D, ये है। अच्छा A क्या है, तो A कहोगे सर A क्या होता है, तो उसका फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, tan√2। अच्छा प्लस में 19 इंटू में D क्या होता है, तो अब कहोगे सर जी D कैसे निकालें, तो D होता है बबुआ, D कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था ना अगले वाले टर्म में से आप क्या करोगे, पिछले वाले टर्म को घटा दोगे, कोई भी अगर वो AP है तो उसके अगले वाले टर्म में से ये मैं घटा दूंगा। तो यहाँ पे 6√2 माइनस हो जाएगा 10√2। तो आप कहोगे सर जी 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस का आएगा और √2, है कि नहीं। तो हमने डी बराबर कैसे निकाला यहाँ पे, 6√2 माइनस का 10√2, तो ये आ जाएगा भैया माइनस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बराबर में से घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो मान लो ये 2 को √2 को मान लो x, और इधर भी √2 को मान लो x, तो 10x में से 6x घटा दोगे तो भैया 4x बचेगा ना, और 4x और x को क्या बोले थे, √2 ही तो बोले थे, तो डाल दो। अच्छा लेकिन बड़ा वाला कौन था, माइनस में था, तो यह डी बराबर जो आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या डाल देंगे, डी का वैल्यू -4√2। अब चलिए भैया इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 10√2 प्लस में, सॉरी अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई होगा तो आप कहोगे सर ये जो ये चीज़ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, अंदर 4√2 है माइनस का, बाहर है प्लस का, तो गुना में हम क्या करते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है पहले साइन से साइन का गुना कीजिए, साइन से साइन का, फिर डिजिट से डिजिट का, फिर वेरिएबल से वेरिएबल का। तो यहाँ तो कोई वेरिएबल है नहीं, एक्स वाई कुछ है नहीं, तो हम पहले साइन का साइन से गुना करेंगे इन दोनों का। तो 19 का साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे
माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब फिर डिजिट का डिजिट से, तो अब देखो ये नॉर्मल वाला संख्या है तो नॉर्मल वाले संख्या से गुना होगा, तो 19 चौक 73 आ जाएगा और √2 इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, अब 76, अब ये माइनस का है और ये 10 वाला प्लस का है, तो माइनस में से प्लस में से घटेगा, तो 76 में से 10 घटाओगे तो 66 आ जाएगा। लेकिन बड़ा वाला साइन माइनस में था तो उसका भी माइनस यहाँ लगा देंगे हम, √2। ये हमारा आंसर आ गया। मैं घटा घटा करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे को घटाने भी नहीं आता, दैट्स वाई। बाकी जो बस पढ़े हुए हैं तो उनको आप स्पीड कर लेना वीडियो को और तब देख लेना। चलिए 11वां क्वेश्चन कहता है इफ sec थीटा माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन sec प्लस tan थीटा इज इक्वल टू। ये बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीका से भी बच्चे करते हैं। मैं जो तरीका बताऊंगा वो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा बट अच्छा लगेगा। चलिए तो हम इनको साइड कर लें, तेज ही कर लेंगे। आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और तब निकाल लेना, वीडियो में तो रहेगा ही, पीछे करके भी आप इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हो। मैं यहाँ से हटा दूँ। चलिए 11 नंबर में क्या कहता है भैया, 11 कहता है 11 का सॉल्यूशन देखते हैं भैया। कहता है सेक थीटा बराबर क्या है, तो हमको दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 2। हमसे पूछा क्या है, कह रहे सेक प्लस टेन बराबर में व्हाट, हमसे ये पूछा है। अब आप बताओ कि क्या है, तो कहोगे सर ये हम बता। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, अच्छा ये सेक -10 और ये सेक +10। अच्छा तो हमने कुछ पढ़ा है क्या सेक और 10 में रिलेशन, हम कह हाँ सर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये हमने पढ़ रखा है 1। अच्छा तो ये और क्या इसके बारे में सोच सकते हो, तो कहोगे सर सोच तो सकते हैं हम क्या, तो ये जो है ये ए स्क्वायर और ये -b² है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं a प्लस बी, यानी कि सेक प्लस 10 इंटू, क्या लिख सकते हैं सेक प्लस 10 इंटू सेक -10। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, सेक प्लस 10। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये कलर थोड़ा बहुत भद्दा सा है। तो सेक प्लस 10 इंटू में सेक -10 और बराबर में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अच्छा इसमें से आपको किसका वैल्यू दे रखा है, माइनस सेक -10 का वैल्यू दे रखा है 2, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक प्लस में 10 बराबर इंटू में आ जाएगा पूरा 2। अच्छा इंटू में 2 बराबर में 1। अच्छा इस 2 को उधर भेज दो, इसी की वैल्यू तो चाहिए, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप कहोगे सर ये आ जाएगा सेक पर नहीं सेक प्लस 10 की वैल्यू वी गॉट, है ना, तो हमें मिल जाएगा 1/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला गया, यही हमको निकालना था। कितना इजी था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये जो स्क्वायर -10² होता है ऐसे ही आपको बनाया जा सकता है क्वेश्चंस वगैरह, जैसे कि एक था हमारा कोसेक माइनस कॉट, है ना, मान लो वो दे देगा आपको 4, ठीक है, और पूछ लेगा क्या कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू, है ना, क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, कॉसिक माइनस कॉट दे रखा है, कॉसिक प्लस कॉट पूछ रहा है, और आपने पढ़ रखा है कि कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं कॉसिक प्लस कॉट और इनटू में कॉसिक माइनस कॉट। अच्छा माइनस की वैल्यू दे रखा, बराबर में क्या होता है 1 होता है, तो माइनस की वैल्यू हम दे रखे हैं, तो माइनस की वैल्यू दे रखा है तो उधर क्या आ जाएगा, इधर 4 और गुना में, और ये चीज इसके गुना में 4 रहेगा, बराबर क्या आएगा 1, तो ये 4 को इधर डिवाइड करा दोगे उसी की तरह से, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसी यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर आपको कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू दे देगा 16, या कुछ भी 4 दे दे 2 दे दे और इसका पूछ लेगा, तो उसी तरीके से बनेगा। मतलब क्या है कि अगर कॉसेक माइनस कॉट 4 है तो कॉसेक प्लस कॉट क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अच्छा और शॉर्टकट बताऊं क्या, तो अगर ये वैल्यू मान लो लेट से 6 है और हमसे ये पूछा है, तो कॉसेक प्लस कॉट 6 है तो कॉसेक माइनस कॉट क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा।
दैट्स इट। क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बनेगा, जो कि क्या होना चाहिए 1। तो हम 6 को ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि वो होगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से भी डायरेक्ट अब आंसर कर पाओगे, अगर एमसीक्यू में गलती से भी ये क्वेश्चन आपको दिखा तो। अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट सीखो। मैं ये तो दावा नहीं करता कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए 11 खत्म हो चुका है हमारा और 21 पे चलते हैं। 21 क्या कहते हैं, कहता है कि सो दैट 45 एन कैन नॉट बी cannot end with the digit 0, n being a natural number. Write the prime number a which on multiplying with the 45 n makes the product end with the digit 0। चलो इसका थोड़ा सा मैंने बच्चों का नंबर भी काट लिया था, तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा कि क्या है। पहला तरीका जो है इस ऐसे सवालों का करने का, वो मैं बताता हूँ। और इसको छाप लेना भैया, ऐसे ही करके आना, थोड़ा हम ढंग से समझेंगे आपको बड़े आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज को बोला है, उसने बोला है कि 45 के पावर n क्या 0 पे एंड करेगा। तो भैया 45, इसका तरीका क्या होता है, 45 का जो पावर n है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप कैसे करोगे, कहोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने इसका किया तो ये आ जाएगा 45 को अगर मैं तोड़ दूं तो ये कहोगे सर जी ये आ जाएगा 3 से तो 15, फिर 3 से 5 तो 9 पचे 45 होता है। मतलब क्या है सर कि अगर मैं इसको क्या करूं, थ्री इंटू में 5 का पावर n, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि ऊपर पावर तो n है, मैंने 45 को तोड़ा तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर। और n जब अंदर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये 5 का पावर n, क्योंकि n आएगा तो इस इन दोनों का मिल गया 3 स्क्वायर हो गया था, और इसके ऊपर आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्योंकि पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 स्क्वायर का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 2n हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम जो भाषा होता है ना, अब हम लिखेंगे कि अब क्या, अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से क्या देख पा रहे हो। तो कहोगे सर इसमें तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये मल्टीप्लाई होकर के जो इसका यूनिट डिजिट आएगा, मतलब वो लास्ट में 0 आएगा। अब 0 कैसे आएगा आप ही बता दो। इसके फैक्टर में या तो 3 है, अब 3 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, डजेंट मैटर ब्रो। ये क्या है 5, तो 5 कितना है, मतलब एक से ज्यादा ही होगा ना, एक भी 5 है तो एक तो होगा ही होगा। और वो बोला है नेचुरल नंबर, कहोगे सर एन तो 0 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे पढ़ के देख लो क्या बोला है, एन बीइंग अ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहोगे सर 1 2 3, तो कम से कम एक तो होगा ही होगा। और 0 बनाने के लिए एक 0 लास्ट में काफ़ी है। जैसे कि मैं लिख दूँ 2 गुने में 5 गुने में 3 गुने में 4। अरे भैया यहाँ पे 5 और 2 दूनी 10 आ जाएगा, और 4 तिया 12 आ जाएगा, तो 12 को गुना करोगे तो 120 आ जाएगा 10 से। लास्ट में एगो जीरो आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब जीरो जो बनाते हैं वो फैक्टर कौन कौन होते हैं, तो जीरो बनाने के लिए हमको 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो क्या इसमें 5 है, तो कहोगे यस सर। क्या आपको 2 दिख रहा है, नहीं सर ये तो 3 है, और 3 से और 5 से तो बनेगा नहीं। 5 है लेकिन 2 भी आएगा, जब भी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमारा कैसा बनेगा, इस तरीके से 10 बनेगा और लास्ट में 0 आएगा। तो एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5, यानी कि 5 टू द पावर n और 5 टू द पावर n इंटू में 2 द पावर n। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 2n 3n जो भी हो, n की वैल्यू वट एवर कुछ भी हो, तो आपको 2 चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट 1 2 और 1 5, मतलब 1 5 1 2 इसके फैक्टर में चाहिए। अगर ये है तो ये 0 पे एंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट हम सर इसको लिखेंगे कैसे, तो ये पहले आपने लिख दिया, बता दिया। अब यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे कि अब सेम चीज आपके उस आंसर की में भी दे रखा है, टू एंड विद डिजिट
टू एंड विद डिजिट जीरो, कौन डिजिट जीरो पे एंड करेगा? 45 रेज टू द पावर n शुड हैव, शुड हैव क्या होना चाहिए उसके पास? शुड हैव प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। अरे भाई कोई भी नंबर अगर जीरो पे एंड करता है तो उसके फैक्टर में क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए शुड हैव प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। ये दोनों 2 एंड 5 होनी चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में, 2 एंड 5 बोथ। ठीक है। सो तो सेम भाषा लिखा दिया मैंने आपके आंसर की से। ठीक है। तो इट वही है, उसमें क्या मॉडिफाई करूं मैं? सो इट कैन नॉट, कैन नॉट, क्या कर दिया मैं? अलग ही अलग लिख दिया, कांट होता ना। कैन नॉट एंड विद जीरो। ठीक है। आपने कंक्लूजन दे दिया, ये क्या हो गया? सो जैसे ही लगाया हमने कह रहे हैं कि ये हेयर यहाँ पे, या फिर हेंस, हेंस लिख करके लिख सकते हैं, हेंस टू एंड विथ डिजिट जीरो, हेंस हेंस 45 टू द पावर n, टू एंड हेंस 45 टू द पावर n, टू एंड विद डिजिट जीरो 45 रेज टू द पावर n शुड हैव, मतलब इसके पास क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 बोथ होना चाहिए। सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो बिकॉज 45 to the power n does not have prime factor 2 and 5 both। या फिर आप लिख सकते हो कि 25 रेज टू द पावर n does not have, does not have प्राइम फैक्टर 5 तो है इसके पास, इसके प्राइम फैक्टर 5 तो है, 2 नहीं है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो बिकॉज, बिकॉज और आगे आपको जो मैं बोलता हूँ वो लिख लेना, लिख ही लेना। ठीक है, ज़्यादा अच्छा भाषा हो जाएगा कि 45 रेज टू द पावर n, अब जो भी है यहाँ पे बोलेगा 6 का पावर n, 8 का पावर n, जो भी संख्या आपको आगे फ्यूचर में बोलेगा भाषा सेम रहेगा, बस आप उसको रिप्लेस करोगे। तो आप बोलोगे कि बिकॉज 45 रेज टू द पावर n डज नॉट हैव द प्राइम फैक्टर 2, 5 है इसके पास, 2 नहीं है, दैट्स वाई आप क्या कह सकते हो भैया, ये एंड नहीं करेगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और अगली बार से मैं कोशिश करो, मतलब कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ठीक से इस चीज़ को लिखो और मार्क्स लो। चलो आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। मैंने जो ये बोला ना अभी कि बिकॉज इसके पास 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो आप लिख देना कि बिकॉज 45, बिकॉज 45 रेज टू द पावर n does not have prime factor, prime factor 2। ठीक है, इसमें प्राइम फैक्टर 2 नहीं है, 5 तो है। और कहते हैं, और मैंने क्या दिया, रीजन दिया कि जो भी कोई भी 2 एंड विद डिजिट जीरो, जीरो पे ख़त्म होने के लिए इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो बिकॉज इसमें तो भैया 5 है, 2 तो ये वाला मिसिंग है, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो गया। और 2 मार्क्स आपके पक्के। चलते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। कहते हैं पॉइंट P ऑफ x कॉमा 0, पॉइंट P of x, 0 divide the line segment joining the points
ये एंड ये, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये जो पी पॉइंट है क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो इन सर्टेन रेशियो मतलब कुछ निश्चित रेशियो में, जो कि हमें नहीं पता है, आई थिंक निकालना पड़ेगा। तो फाइंड द रेशियो एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसमें एक्स भी बताना है और रेशियो भी बताना है। चलो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, हम करते हैं इसको, करते हैं इसको ऊपर की ओर भगाते हैं। चलो बबुआ तुम सो दैट, तो हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 करना है, ये तो हमारा हो गया। 22 करते हैं, तो 22 का क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। 22 पर करते हैं, देखिए कह रहे पॉइंट पी, तो एक पॉइंट पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पॉइंट पी है डिवाइड, पॉइंट पी क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा जीरो, क्या कह रहा है, डिवाइड divides the line segment, the line segment, line segment joining the points, हम लेट कर लेते हैं, है ना, लेट कर लेते हैं पॉइंट, वो क्या है, मान लो ए ऑफ 2,8 है एंड बी ऑफ -3,-5, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो फिगर क्या बनेगा, एक तरह से अगर हम ग्राफ से समझा दें आपको, तो ये मान लो ये ए है, ये ए है और ये बी है, और इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे, लेट्स से ये पॉइंट कोई पी है, तो ये पी ऑफ एक्स कॉमा जीरो दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 2, 8, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है भैया, -3, -5, ठीक है, -3, -5। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे भैया सेक्शन फार्मूला, ठीक है, क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो इसके पॉइंट को, जो सेक्शन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट, अब हम क्या निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट होता है, तो हम लगाएंगे बाय द यूजिंग, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, बाय द सेक्शन फार्मूला या फिर फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, बाय फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। अच्छा सेक्शन फार्मूला क्या बताता है, इसमें आकाश ने गलती किया था, क्या बताता है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कहते हैं कि उस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट बता दूंगा, अगर दो पॉइंट पता है आपको, जिसको जो इसको मिलाने वाले लाइन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये बताता है सेक्शन फार्मूला, और कौन से पॉइंट का, तो ये पॉइंट इन दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसका रेशियो भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो सेक्शन फार्मूला से हम क्या बता सकते हैं, पी ऑफ एक्स कॉमा जीरो ये देगा, बराबर आएगा, ठीक है, तो ये आएगा, और क्या, तो कहोगे सर mx2, तो m हमको नहीं पता है ना कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं रेशियो क्या है, m और n है, लेट रेशियो m एंड n। तो p मैं कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते, लेट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b इन 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 रेशियो m इज टू n, इन रेशियो m इज टू n। हमने ये बात बता दिया उसको कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात मैं लेट कर रहा हूँ,
कि m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हमने अब कर दिया, यहाँ पे बता दिया आपको। ये तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। अब फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूला क्या कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे हमारा यही तो है, ये जो P है यही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये जो सेक्शन फार्मूला होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताता है। तो अगर यहाँ पे तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो ये जो गिवन है ये कहाँ आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा। अच्छा, और क्या है, हमने m और n लेट कर लिया, वो फार्मूला में होता है mn x2 y2। तो मान लो इसको फर्स्ट वाला, इसको सेकंड वाला, तो इसमें से x2 और y2 आ जाएगा, इस फर्स्ट में से x1 और y1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम डालेंगे तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा -3, यहाँ पे से ले लो, है ना, -3। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला थोड़ी ना है बबुआ, क्या कर तो तुम। चलते हैं mx2, तो m की वैल्यू ये है, x2 क्या है भैया, तो x2 है -3, इसमें से लेंगे -3। ठीक है, अब प्लस nx1, तो n इंटू में x, n का वैल्यू नहीं पता है ना, अभी तो हमने माना है, वो तो निकालना है। x1 क्या है, यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन में m प्लस n आ जाएगा। जी हाँ, m प्लस n। अब आ जाएगा कॉमा कॉमा, चलो उसके बाद फिर आ जाएगा m y2 क्या है बबुआ, यहाँ पे -5 है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे ये -5 दे रखा है, सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा -5 m y2 की वैल्यू -5 प्लस में n y1 क्या है 8। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n, हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। चलो अब क्या करोगे, पहले क्या है, कह रहा है आपको क्वेश्चन की तरफ अगर मैं दिखा दूं, तो कह रहा है पॉइंट P ऑफ x, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, 8 एंड -3, -5 इन सर्टेन रेशियो। तो मैंने लेट कर लिया द रेशियो m इज टू n, उसमें डिवाइड करता है। तो फाइंड द रेशियो, पहले तो रेशियो निकालना है, मतलब m और n की वैल्यू फाइंड करना है, एंड देन हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब वो जो ये कोऑर्डिनेट बताया ना, एक कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू है ना, x हमारा एक तो 0 दे रखा है, तो ये x का भी कोऑर्डिनेट मतलब फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो हम पहले कैसे करेंगे, पहले तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा बाबू। क्यों, क्योंकि अब कैसे निकालोगे, तो बाय कंपेयरिंग। अब देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसमें जो x की वैल्यू है ना, तो ये जो चीज है ये x का मान देगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कॉमा, ये पूरा सॉल्व होकर के किसका मान देगा, x का। और ये जो 0 है ना, ये y के वैल्यू है, तो ये जो बाद वाला जो पॉइंट देख रहे हो कॉमा के बाद वाला, ये आपको देगा y का मान, किसका मान, y का। ये जो है हमारा x का मान है, और ये y का मान है, और y क्या है, 0 है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये चित्रकारी जो कर दिया, बाकी ये सब चीज आप नहीं करोगे, मैं समझाने के लिए बताया हूँ। तो बाय कंपेयरिंग आप क्या कर सकते हो, कहोगे सर हम यहाँ पे तो इधर जो वैल्यू फिक्स है पहले उसको उठा लेते हैं, तो 0 जो होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब यहाँ पे m और -5 को गुना करोगे तो क्या आएगा, -5m प्लस में 8 और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8n बराबर आ जाएगा m प्लस में n। ये जो होगा ये क्या है, टेक्निकली आपका ये जो है ये क्या है, ये 0 के बराबर है। तो कहोगे जी सर ये मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्या करूँगा, अब m प्लस n इस पूरे के डिवाइड में उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5m प्लस में 8n, ये जाएगा 0 इंटू एम प्लस एन। और आप जानते हो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 5 -5m प्लस 8n। अच्छा अब क्या करोगे, तो कहोगे सर जी हमको क्या निकालना है, m/n निकालना है, तो m को उधर लेकर के चले जाओ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 8n बराबर में 5m। अब देखो ये 5 माइनस का था, m इधर आया 0 में प्लस हो गया m। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है m/n, रेशियो निकालना है ना, m से n का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, m को इधर ही रखेंगे, n को इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में। अच्छा 5 को इधर से भगाना है, तो 5 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा, तो 8 तो इधर बचा ही है, 8 के डिवाइड में आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से आ गया रेशियो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि m/n बराबर में आ गया 8:5। और हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि m इसके साथ है तो ये m की वैल्यू हो जाएगी n के जो साथ है, और ये m के जो साथ है वो n की वैल्यू हो जाएगी। बट मैं कहूँगा सॉल्व करके ही जाना, डायरेक्ट मत पूछ, इनको अच्छे से समझ आता है वो कर सकते। अब हमको रेशियो पता चल गया बच्चों, तो रेशियो जैसे ही पता चला तो अब हम m और n पता है, तो अब x की वैल्यू निकालना है, ये x का भी तो बताना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इस x को, ये इक्वेशन को सॉल्व करा सकते हो। तो बाय कंपेयरिंग आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, है ना। अब इस बात को मैं कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ बीच में, ताकि ये बात दोनों के लिए वैलिड हो, बाय कंपेयरिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट। अब अच्छा इसको सॉल्व करो तो -3 और m गुना होगा तो माइनस का 3m आ जाएगा, प्लस 2 और n गुना होगा तो 2n आ जाएगा, अपॉन में m प्लस n बराबर में क्या हो जाएगा x। यही तो है, अब x निकालना है तो चलिए सॉल्व करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, x को इधर कर देते हैं, है ना, तो बबुआ को इनने कर देते हैं, इधर आ जा। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का मान आ जाएगा अपना। अब m की वैल्यू पता है आपको, 8 और 5 है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो x बराबर आ जाएगा 8 5, तो -3 इंटू में 8 प्लस में 2 इंटू में n का मान है 5, और बट्टे में 8 और 5 13 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 3 24 माइनस का 24 और प्लस में 5 दूनी 10 बट्टे में 13। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14 बट्टे में 13, क्योंकि 10 तो घट गया, तो ये क्या आ गया, x बराबर आ गया, x बराबर -14 बट्टे में 13। तो आप क्या कह सकते हो, जो पॉइंट P था वो x,0 था, अब वो पॉइंट का वैल्यू हम बोल सकते हैं ना, -14 बट्टे 13, 0 है, हमारा आंसर आ गया। तो रेशियो क्या आया आपको मैं बता दूं, तो रेशियो यहाँ पे ये आधा आंसर हमारा यहाँ है और आधा आंसर यहाँ है, और इन पूरे को बताने के बाद अपन को मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भैया। ठीक है, दोनों आ गया। तो हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 8:5 एंड x इज इक्वल टू -4 अपॉन 13। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, दोनों निकालोगे तब पूरा रेशियो निकालोगे तो वहां तक आपको 1.5 मार्क्स का मिलेगा, लास्ट में ये आधा मार्क्स, ये सॉल्व करने के आधा मार्क्स मतलब यहाँ तक ज़्यादा काम हो गया ना, ये लास्ट का काम है इतना, बाद बाकी इतना जो ये पूरा आगे से लेकर के यहाँ आए हो तो इसमें आपको 1.5 मार्क्स। ये पूरा डिटेल हो गया, अब इससे ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते थे, जो सॉल्यूशन है उसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे, थोड़ा और क्या हो सकता था, और कुछ तो शॉर्ट करने लायक है नहीं। तो देख लो अच्छे से, उतार लो, समझ लो। ये था आपका 22 का। चलते हैं बबुआ और आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो हम इधर कर देते हैं शिफ्ट। 27 में क्या कह रहा है, 27 जो है हमारा, वो फाइंड द एपी ऑफ सम ऑफ एपी। तो इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एपी निकालने के लिए कह रहा है, एंड अभी कितने क्वेश्चन रह रहे हैं, ओ भाई साहब काफी क्वेश्चन रह रहे हैं। टाइम कितना हो गया रिकॉर्डिंग करते हुए, काफी लंबी तो नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा कहाँ पे, ओ 55 मिनट हो चुका है। चलो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है इसमें। अभी के लिए टाटा बाय बाय।